Assalamu alaikum student mathematics 4024. Welcome to Maths Guru. I hope you all are fine. I am fine too. Alhamdulillah. In this video, we will be solving some more questions on circle properties. ये जो questions है ना, these are from exercise 13C. आपकी जो book है D3 उसका जो 7th edition है जिसको मैं old edition बोलता हूँ, उसमें chapter number 13 है circle properties का, ठीक है। 13A और 13B जो है ना वो हमारे पास हैं symmetrical properties, ठीक है। और जो 13C है वो हमारे पास angle properties की है। जब मैंने तुम्हें टॉपिक स्टार्ट कराया था तो थोड़ा सा टॉपिक का इंट्रोडक्शन ये दिया था कि मैंने बोला था कि टॉपिक का नाम है हमारे पास एंगल प्रॉपर्टीज ऑफ सर्कल्स एंड पॉलीगॉन्स। तो इसमें हमें पॉलीगॉन्स की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करनी है और इसमें हमें सर्कल की प्रॉपर्टीज भी डिस्कस करनी है। पॉलीगॉन की प्रॉपर्टीज वो 6 फॉर्मूले थे जो कि मैंने तुम्हें लिखवाए थे, उसके पास पेपर क्वेश्चन हमने किए थे। फिर मैंने बहुत सारे पास पेपर क्वेश्चन थ्रू वीडियो तुम लोग के साथ शेयर किए थे और तुम्हें बोला था कॉपी करो उसको, ठीक है। तो वो पॉलीगॉन वाली प्रॉपर्टीज थी सारी। उसके बाद हमने एंगल प्रॉपर्टीज स्टार्ट की थी। तो पहली क्लास में हमने 4 सिमेट्रिकल प्रॉपर्टीज को डिस्कस किया था जो कि रेडियस और टेंजेंट से रिलेटेड होती थी, सही है। उसके बाद हमने 5 एंगल प्रॉपर्टीज जो है ना क्लास में डिस्कस की थी, जिसमें पहली प्रॉपर्टी थी एंगल एट सेंटर इज डबल देन द एंगल एट सर्कमफेरेंस। दूसरी वाली प्रॉपर्टी को हमने कहा था एंगल इन अ सेमी सर्कल। तीसरी वाली प्रॉपर्टी को हमने बटरफ्लाई का नाम दिया था जिसमें हमने बोला था एंगल इन द सेम सेगमेंट। चौथी वाली प्रॉपर्टी को हमने साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोला था। और पांचवी वाली प्रॉपर्टी को हमने कहा था एंगल इन द ऑल्टरनेट सेगमेंट। तो ये 5 प्रॉपर्टीज जो हैं इनके नोट्स तुम्हारे पास हैं। हम वो प्रॉपर्टीज जो है वो फिलहाल डिस्कस नहीं कर रहे, उसकी वीडियोस भी मैंने बनाई थी तुम्हारे साथ शेयर की हैं। जियोजेब्रा पे जो है मैंने वीडियोस बनाई थी वो, तो वो तुम वहां से देख के उसको अच्छी तरीके से रिवाइज कर लेना। अभी इंशाल्लाह इस वीडियो में हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करने वाले हैं। ये क्वेश्चंस जो है कुछ बेसिक हैं बहुत और कुछ थोड़े से जो है वो मतलब इंटरमीडिएट या एडवांस लेवल भी कह सकते हो। तो इससे अच्छा तुम्हारा कॉन्सेप्ट जो है ना वो रिफ्रेश हो जाएगा। आ जाओ भाई। सबसे पहला क्वेश्चन, अच्छा ये जो क्वेश्चंस है ना बेसिकली ये प्रॉपर्टी वाइज है। तो अच्छा है हमारे पास बारी बारी सारी प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस जो है ना हमारे पास एक साथ आ जाएंगे। तो ये जो पहली वाली प्रॉपर्टी है ना ये तुम्हें नजर आ रही है, तुम्हें देखते ही समझ में आ गया, क्योंकि पहली वाली प्रॉपर्टी में जो है ना इस तरह का एक लेटर बनता है ए। इसको थोड़ा सा जो है ना अपने जहन में रखना। ये जो है ना इस तरह का अगर तुम्हें कोई फिगर नजर आ रही है ये तुम्हारे पास होगा सेंटर, ठीक है। ये सर्कल का वो सेंटर होगा और ये जो है वो सरकमफेरेंस होगा। अगर तुम्हें इस तरह की कोई चीज नजर आ रही है ना तो ये हिंट है कि ये प्रॉपर्टी नंबर 1 है, सही है। अच्छा अब जरा आ जाओ पहले वाले पार्ट पे देखते हैं। अच्छा पहले वाले पार्ट में उसने हमें एक सर्कल दिया हुआ है, ब्लू से तुम्हें सर्कल नजर आ रहा है, इसका सेंटर है ओ। अब ये जो सेंटर ओ है जरा इस पे थोड़ा सा गौर करो और ये देखो कि यार सेंटर से जो लाइन यहाँ पे सरकमफेरेंस पे आ रही है इसको भी जरा नोट कर लो, इसको भी थोड़ा सा जो है वो प्रोमिनेंट कर लो। और यहाँ से जो लाइन आ रही है इसको भी थोड़ा प्रोमिनेंट कर लो। ये वो आर्क है जो कि तुम्हें अब देखनी है गौर से, ठीक है। ये आर्क जो है ये जाके सेंटर पे भी मिल रही है, तुम्हें यहाँ नजर आ रहा है। ये आर्क जो है वो देखो यूं करके जा रही है, सेंटर पे मिल रही है, वापस आ रही है इसी पॉइंट पे। तो ये सेंटर पे जो एंगल बना रही है ये ए है, ये कहलाता है एंगल एट सेंटर, ठीक है। ये जो तुम्हें आर्क नजर आ रही है ये सेंटर पे भी एक एंगल बना रहा है, इसका नाम है एंगल एट सेंटर। और यही आर्क जो है वो जाके सरकमफेरेंस से टकरा के भी वापस आ रही है, मतलब दे आर मेकिंग एन एंगल एट द सरकमफेरेंस एज वेल। तो ये जो 40 लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं एंगल एट सरकमफेरेंस, और ये जो ए लिखा हुआ है इसको हम कहते हैं एंगल एट सेंटर, ठीक है। आर्क तुम्हारे पास सेम होनी चाहिए, ऐसा नहीं हो गया कि एंगल एट सेंटर वाली आर्क अलग हो गई, एंगल एट सरकमफेरेंस वाली आर्क अलग हो गई, ऐसा नहीं। एक ही आर्क जाके सेंटर पे भी एक एंगल बना रही होगी, इस तरह ट्रायंगल टाइप का बन रहा होगा, इसको हमने क्लास में वो भी बोला था माउंटेन। और वही आर्क जो है वो तुम्हारे पास सरकमफेरेंस से टकरा के भी वापस आ रही होगी। तो एंगल एट सरकमफेरेंस 40 हो गया, एंगल एट सेंटर जो है ना वो ए हो गया। प्रॉपर्टी ये कहती है कि जो सेंटर वाला एंगल होगा वो जो सरकमफेरेंस वाले एंगल है उससे डबल होगा। तो अगर ये 40 होगा तो जो सेंटर वाला एंगल है वो इसका डबल होगा। और 40 का डबल कितना होता है, 40 का डबल 80 होता है। तो तुमने यहाँ जो है वो ए की वैल्यू लिख दी, ए इज इक्वल टू 80, और इसकी तुम्हें कोई वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। हाँ अगर क्वेश्चन तुमसे कहता है कि गिव योर रीजन, या इस तरह बोले कि भाई अपने आंसर को जस्टिफाई करो या रीजन लिखो, तो फिर आप नीचे लिख दोगे एंगल एट सेंटर इज डबल देन द एंगल एट सरकमफेरेंस। कोशिश करना कि रीजन जरूर लिख दिया करो, क्योंकि फिर समटाइम्स ऐसा परसेप्शन मिलता है कि आपने कॉपी कर लिया, ठीक है ना। तो ये ए की वैल्यू हमारे पास हो गई 80, एंगल एट सेंटर डबल हो गया, एंगल एट सरकमफेरेंस हाफ होता है। अब जरा बी पार्ट पे आ जाओ, बी पार्ट पे भी तुम्हें सेंटर नजर आ रहा है। इस प्रॉपर्टी के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है सेंटर। सेंटर अगर हो तो प्रॉपर्टी नंबर 1 जो है ना वो अप्लाई होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो मैंने पहले देखा सेंटर, फिर मैंने देखा सेंटर से एक लाइन यहाँ पे आ रही है, मैंने इसको प्रोमिनेंट किया। फिर सेंटर से एक लाइन यहाँ पे आ रही है, मैंने इसको प्रोमिनेंट किया।
तरीके से। अब जरा ये देखते हैं कि ये जो आर्क है इसको मैं कलर भी कर देता हूँ इस तरह। ये कलर तुम खुद करते हो अपनी, सिर्फ अपनी मतलब आसानी के लिए ना, ऐसा नहीं है जरूरी कि कलर करना लाजमी है, ये सब हम अपने लिए कर लेते हैं। अच्छा अब ये देखो, ये जाके यूं करके टकरा के वापस आ रहे हैं, मतलब एंगल एट सेंटर जो है वो 60 है, और फिर यही आर्क जो है वो जाके सरकमफेरेंस से टकरा के वापस आ रही है। तो इसका मतलब है कि अगर ये 60 है तो एंगल एट सरकमफेरेंस जो है वो इसका आधा होगा। तो इसका मतलब है बी की वैल्यू मेरे पास कितनी हो गई, 60 का हाफ कितना होता है 30। तो मैंने जो है वो यहाँ पे बी की वैल्यू 30 लिख ली। जल्दी से थर्ड पार्ट पे भी आ जाते हैं। थर्ड पार्ट पे अगेन मैंने दोबारा देखा सेंटर मुझे नजर आ रहा है, मैंने सेंटर को मार्क किया। उसके बाद मैंने देखा कि यार ये सेंटर जो है वो यहाँ सरकमफेरेंस तक आ रहा है, ये लाइन यहाँ सरकमफेरेंस तक आ रही है, इसका मतलब है यहाँ भी एक एंगल बन रहा है। ये एंगल होगा एंगल एट सरकमफेरेंस, सॉरी एंगल एट सेंटर। अब ये वाली जो आर्क है ना, ये दो एंगल एट सरकमफेरेंस बना रही है। एक यहाँ से जा रही है टकरा के वापस यहाँ पे आ रही है, तो ये जो 40 है ये भी एंगल एट सरकमफेरेंस है, और फिर यहाँ से जाके टकरा के यहाँ से भी वापस आ रही है। तो इसका मतलब है हमें सी की वैल्यू चाहिए, तो सी भी हमारे पास जो है वो एंगल एट सरकमफेरेंस ही है। तो इसका मतलब है कि ये भी 40 ही होगा। अब हो सकता है कि तुम यहाँ भी एक बना लो तो ये भी 40 होगा। तो सरकमफेरेंस वाले जितने एंगल होंगे वो सारे के सारे सेम होंगे। तो अगर ये 40 है तो सी भी 40 होगा। ठीक है, उसने ये मुझसे पूछा नहीं था, लेकिन मैं फिर भी यहाँ 80 लिख देता हूँ समझाने के लिए कि भाई ये एंगल एट सेंटर है तो ये इसका डबल होगा। ठीक है, उसने पूछा नहीं था लेकिन मैंने लिख दिया। और उसने हमसे सिर्फ सी की वैल्यू पूछी थी, तो मैंने देखा सी क्या है, बेसिकली सी इज द एंगल एट सरकमफेरेंस। तो ये 40 है तो ये भी 40 है। अगर यहाँ एक और बन जाए इस तरह तो वो भी 40 होगा। सही है, जब तक आर्क तुम्हारी चेंज नहीं हो रही, तुम्हारा एंगल एट सेंटर और सरकमफेरेंस में वही रेशियो रहेगा, डबल वाला। ठीक है ना, एंगल एट सेंटर हमेशा डबल होगा और एंगल एट सरकमफेरेंस उसका हाफ होगा। आ जाओ जरा डी पार्ट देख लेते हैं। अब डी पार्ट में हमारे पास जो है वो इस तरह का लेटर नहीं बन रहा। इस तरह का लेटर सिर्फ उस वक्त बनता है जब तुम्हारी आर्क छोटी होती है। अब तुम्हारी आर्क बड़ी हो गई है, तुम्हारी आर्क बड़ी हो गई ना, तो इस तरह डायमंड टाइप का बन रहा होता है अंदर, मतलब क्वाड्रिलेटरल टाइप का अंदर बन रहा होता है। तो ये तुम्हारे पास जो है ना कुछ हिंट हो गई, इसको भी तुम याद रख सकते हो। चलो अब जरा ये देखते हैं कि ये वाला जो एंगल है ये तो सरकमफेरेंस पे बन रहा है, और ये वाला एंगल है ये सेंटर पे बन रहा है। इसका मतलब ये एंगल एट सेंटर हो गया, ये एंगल एट सरकमफेरेंस हो गया। तो पहले मैंने क्या किया, वही काम किया, सेंटर को देखा। सेंटर से मैं आया, मैंने देखा यार ये सरकमफेरेंस है, ये वाला पॉइंट भी सरकमफेरेंस पे है। और उसके बाद मैंने आर्क को मार्क किया। ठीक है, ये आर्क सिर्फ अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए मार्क कर रहे हैं, इसको जरूरी नहीं है और इसके कोई मार्क्स वगैरह भी नहीं है, सिर्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए इसको मैं समझा रहा हूँ कि ये आर्क है जो कि सेंटर पे एंगल बना रही है 230, और यही आर्क जो है वो सरकमफेरेंस पे एंगल बना रही है डी। तो डी वाला सरकमफेरेंस वाला एंगल क्या होगा, हाफ होगा सेंटर का। तो वो अगर 230 है तो 230 का हाफ कितना होता है, 230 का हाफ का मतलब है 230 डिवाइडेड बाय 2। और जब आप 230 डिवाइड बाय 2 करोगे तो ये हो जाएगा 115। टू वन ज़ा टू, टू वन ज़ा टू और टू फाइव ज़ा 10, जैसे डिवाइड करना है वैसे कर लो। टू टाइम्स 1:2, फिर टू, ये 1 ज़ा 2 करोगे तो आगे 10 हो जाएगा, और फिर ये 2 5 ज़ा 10। तो ऐसे आप डिवाइड भी कर सकते हो, या सिंपल आपको पता ही होगा कि 230 जो है उसका हाफ 115 होता है। ई पार्ट पे आ जाते हैं जल्दी से। ई पार्ट भी ऐसी नजर आ रहा है, देखो इस तरह का क्वाड्रिलेटरल बना हुआ नजर आ रहा है। लेकिन एक बात याद रखना कि सेंटर, एंगल एट सेंटर और एंगल एट सरकमफेरेंस, ये कभी भी एक दूसरे को फेस नहीं करेंगे, ये आमने सामने नहीं होंगे, ये हमेशा दोनों के दोनों आर्क को फेस करेंगे। ये जो आर्क होती है ना इसको ये फेस करते हैं। सही है, ये देखो डी भी आर्क को फेस कर रहा है, 230 भी आर्क को फेस कर रहा है। इधर भी तुम देखो 40 भी आर्क को फेस कर रहा है, और ये वाला 80 भी आर्क को फेस कर रहा है। यहाँ भी देखो ए आर्क को फेस कर रहा है, 40 भी आर्क को फेस कर रहा है। तो ये कभी भी जो है ना वो इस तरह आमने सामने नहीं होंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसी तरह मैं गया, मैंने देखा सेंटर है, और सेंटर जो है वो सरकमफेरेंस पे एक पॉइंट ये रहा, और एक पॉइंट मेरा ये रहा। अब मैंने ये देखना है कि यार अगर मेरा ये एंगल एट सरकमफेरेंस है तो ये एंगल एट सेंटर तो नहीं हो सकता, एंगल एट सेंटर ये होगा। जब एंगल एट सेंटर ये होगा तो इसका मतलब है मेरी आर्क ये हो गई। सही है ना, तो मैंने आर्क को भी जो है वो प्रोमिनेंट कर लिया। अब मुझे पता है कि यार एंगल एट सेंटर भी नहीं पता और एंगल एट सरकमफेरेंस भी नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है ये 110 है। तो ये टोटल एंगल जो है वो 360 होता है। तुम्हें पता है टोटल एंगल, एंगल एट अ पॉइंट, मतलब ये मैं घूम के पूरा ऐसे घूम के आऊंगा तो ये 360 बनेगा। अगर मैं 360 में से 110 को माइनस कर दूं तो मुझे ये बाहर वाला मिल जाएगा। तो मैंने क्या किया, 360 में से 110 को माइनस कर दिया। 360 माइनस 110, तो मेरे पास कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा जीरो में से जीरो तो जीरो, और ये मेरे पास आ जाएगा 250। ठीक है ना, 6 में से 1 गया 5, तो ये आ गया 250। इसका मतलब है एंगल एट सेंटर इज कमिंग आउट एज 250 डिग्रीज,
तो अगर ये 250 है तो एंगल एट सर्कमफेरेंस इसका हाफ होगा, तो इसका मतलब है जो ई की वैल्यू आ गई, ई की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 250 का हाफ कितना होगा, 125। तो 250 का हाफ मेरे पास 125 हो गया, तो ई की वैल्यू मेरे पास आ गई 125। ठीक है, ई बेसिकली एंगल एट सर्कमफेरेंस था ना। 110 एंगल एट सेंटर नहीं है, ये तो पीछे का एंगल है, और इसकी निशानी भी यही है कि एंगल एट सेंटर एंड द एंगल एट सर्कमफेरेंस दे नेवर फेस ईच अदर, वो आमने सामने कभी भी नहीं होंगे, वो हमेशा आगे पीछे होते हैं। मतलब अगर ई ये है तो वो लाइन की दूसरी साइड पे होगा, सही है। ऐसे होंगे कि दोनों के दोनों आर्क को फेस करेंगे, मतलब 250 भी आर्क की तरफ होगा और ई भी जो है वो आर्क को फेस कर रहा होगा, ऐसे आमने सामने कभी भी नहीं होंगे। ठीक है, अब आ जाओ जरा एफ एफ देखते हैं। एफ में हमारे पास अगेन मैंने पहले सेंटर को मार्क किया, मैंने कहा यार ये सेंटर है, और ये वाला पॉइंट जो है वो सरकमफेरेंस पे इधर आ रहा है, ये भी सरकमफेरेंस पे आ रहा है, इसका मतलब ये हो गया कि ये मेरी आर्क हो गई। सही है, मैंने आर्क को भी कलर कर दिया। अच्छा, अब मैंने ये देखा कि सेंटर पे भी मिल रहे हैं, सरकमफेरेंस पे भी मिल रहे हैं। सरकमफेरेंस वाला एंगल है 40, तो इसका मतलब है ये जो सेंटर वाला एंगल होगा ये इसका डबल होगा, ये कितना हो जाएगा, ये 80 हो जाएगा। अच्छा, तो मैंने क्या किया, अच्छा मुझे ये 80 नहीं फाइंड करना था, मुझे ये 80 नहीं फाइंड करना था, मैं थोड़ा सा जो है ना यहाँ ट्राइंगल बनाता हूँ और फिर मैं तुम्हें बताता हूँ कि मुझे फाइंड क्या करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये एफ फाइंड करना है। मुझे क्या फाइंड करना है, मुझे ये एफ फाइंड करना है, और ये एंगल मैंने फाइंड कर लिया है, ये एंगल मेरे पास आ रहा है 80। ठीक है, मैंने उसको 80 लिख दिया। ठीक है ना, ये हो गया एंगल एट सरकमफेरेंस जो कि 40 है। सो एंगल ऑफ जो सेंटर होगा वो इसका डबल होगा, तो 40 का डबल हो गया 80। अब मुझे ये एफ फाइंड करना है। तो जैसे मैंने देखा कि यार ये तो एक ट्राइंगल बन रहा है, और ये ट्राइंगल ऐसा है कि ये सेंटर है और ये सरकमफेरेंस है, मतलब ये भी रेडियस, और ये सेंटर और ये सरकमफेरेंस मतलब ये भी रेडियस। तो ये ऐसा ट्राइंगल है जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं, ये भी रेडियस ये भी रेडियस, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये दोनों रेडियस हैं तो इसके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। ठीक है ना, अगर इसके सामने वाला एंगल एफ है तो इसके सामने वाला एंगल भी क्या होगा, एफ होगा, क्योंकि आपको पता है कि भाई जो सेम साइड्स होती हैं उनके सामने वाले एंगल भी सेम होते हैं। तो अब मुझे ट्राइंगल के तीनों एंगल्स पता है, एफ एफ और 80, और मैं इन तीनों को ऐड करूंगा तो कितना आंसर आना चाहिए, 180। तो मैं इन लोगों को यहीं से ऐड कर लेता हूँ, एफ और एफ कितना हो जाएगा, 2f, तो ये 2f हो गया। और 2f में मैंने क्या किया, 80 ऐड किया। ठीक है, एफ प्लस 80 करूंगा तो मैंने एक स्टेप अपना कम कर लिया क्योंकि स्पेस मेरे पास कम थी, तो मैंने 2f प्लस 80 कर लिया, ये 180 के बराबर होगा। 80 वहां भेजूंगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो जब 180 में से 80 को सब्ट्रैक्ट करूंगा आंसर कितना आएगा, 100। तो 100 मैंने डायरेक्ट लिख लिया, और फिर f की वैल्यू निकालने के लिए 2 को भेजूंगा तो मेरे पास 100 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। तो f जो है मेरे पास इट इज कमिंग आउट एज 50 डिग्रीज, तो f मेरे पास 50 आ गया। ठीक है ना, तो इसमें उसने ना मुझसे एंगल एट सेंटर पूछा ना सरकमफेरेंस, इसने यहाँ थोड़ी सी चीज चेंज कर ली, लेकिन आइसोसेलेस ट्राइंगल के बाद मुझे आता था कि भाई आइसोसेलेस ट्राइंगल का एंगल कैसे निकालना है, तो वो मैंने एंगल फाइंड आउट कर लिया। तो मैंने क्या किया, तीनों ट्राइंगल के एंगल्स को सम किया, इंटीरियर एंगल्स का सम 180 होता है, तीनों को ऐड किया 180 किया। सो और जो है सिंपल मल्टीप्लाई डिवाइड करके मैंने सिंप्लीफाई किया, और एफ की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 50 डिग्रीज। अच्छा, अब इसमें क्या कह रहा है, पार्ट जी में मुझसे, अच्छा जी में उसने थोड़ा सा जो है ना वो चीज़ों को चेंज किया है, बल्कि चेंज नहीं किया उसने, चीज़ को चेंज नहीं किया, वैसे ही है, बस थोड़ी सी फिगर टेढ़ी कर दी। मैं वही वाला काम करता हूँ, मैं पहले आता हूँ सेंटर मार्क करता हूँ, मैंने आके सेंटर मार्क किया। ठीक है, सेंटर मार्क करने के बाद मैंने देखा ये यहाँ सरकमफेरेंस से ज्वाइन हो रहा है, और ये यहाँ सरकमफेरेंस से ज्वाइन हो रहा है, सही है। अच्छा, उसके बाद मैंने देखा कि यार ये सरकमफेरेंस ये सेंटर से ज्वाइन हो रहा है इधर, और यही लाइन जो है वो सरकमफेरेंस पे भी जा रही है, तो एक एंगल यहाँ भी बन रहा होगा। ये हो गया एंगल एट सेंटर। अगर मेरी आर्क ये है, इस आर्क को देखो गौर से, इस आर्क को गौर से देखो, अगर ये मेरा 70 एंगल एट सेंटर है तो ये एंगल एट सरकमफेरेंस होगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये हाफ हो जाएगा, तो ये 35 हो गया। अब ये 35 हो गया तो तुम्हें यहाँ जी बनता हुआ नजर आ रहा है, ये देखो, ये तो और छोटा हो गया। ये दूसरे तरीके से भी हो सकता है, इसका एक थोड़ा सा लेंदी तरीका भी है जिससे 35 आंसर आएगा इसका, लेकिन ये आसान तरीका था तो मैंने ये तुम्हारे साथ शेयर कर लिया। तुम्हें ये जी बनता हुआ नजर आ रहा है, ठीक है, ये जो है वो जी है, तो इसका मतलब है कि अगर ये जी होगा तो डेफिनेटली ये वाला भी जी होगा, क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल्स हैं। तो इसका मतलब मेरे पास जी की वैल्यू कितनी आ गई, जी की वैल्यू मेरे पास 35 डिग्रीज आ गई। ठीक है ना, तो मैंने ये जो है वो और छोटी वर्किंग से कर लिया। इसको वैसे तो मैं आइसोसेलेस ट्राइंगल से भी कर सकते थे, यही आंसर आता है। मैंने क्या किया, मैंने सबसे पहले वही काम किया जैसे मैं करता था, सेंटर मार्क किया, देखा सेंटर सरकमफेरेंस पे कहाँ जा रहा है, एक सरकमफेरेंस ये रहा, एक ये रहा, सेंटर 70 डिग्रीज, तो एंगल एट सरकमफेरेंस कितना होगा, इसका हाफ, वो 70 का हाफ कितना होता है, 35। और फिर देखो ये जी बन रहा है,
ये जी बन रहा है, इसका मतलब है जी 35 के बराबर हो गया। सही है। आ जाओ ये वाला भी देख लेते हैं जल्दी से, इसमें क्या कह रहा है। अच्छा ये वही वाला है, ठीक है। ये तुम्हें याद होगा कि हमने इसको क्लास में बोला था चिकन विंग प्रॉपर्टी। तो चिकन विंग प्रॉपर्टी क्या कहती है, ये तीन एंगल्स की बात करती है। अगर मैं इसको सी बोलूं और इसको ए बोलूं और इसको बी बोल दूं, तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि जब भी आप ए और बी को ऐड करोगे तो यू विल गेट सी। जब आप ए और बी को ऐड करोगे तो यू विल गेट सी। ठीक है ना। तो ये प्रॉपर्टी जो है बेसिकली पहली वाली प्रॉपर्टी का एक मॉडिफाइड फॉर्म है, समझो। ठीक है ना, सब पार्ट समझ लो। तो ए और बी को जब भी मैं ऐड करूंगा तो आंसर सी आएगा। सही है। तो ये प्रॉपर्टी जो है ना वो मैं यहाँ यूज करने वाला हूँ। अब मैंने देखा कि यार सेंटर नजर आ रहा है, पहले मैंने सेंटर मार्क किया, फिर मैं आया सरकमफेरेंस पे, मैंने यहाँ सरकमफेरेंस पे भी 2 पॉइंट्स मार्क कर लिए। उसके बाद मैंने जो है वो अपनी आर्क को भी हाईलाइट कर लिया इस तरह। और मैंने देखा कि यार जो एंगल एट सेंटर है ये आ रहा है 98, ये एंगल एट सेंटर हो गया 98। तो एंगल एट सरकमफेरेंस कितना होगा, इसका हाफ हो जाएगा। 98 का हाफ कितना होता है, 49। तो मैंने यहाँ 49 लिख दिया। और अब मैंने देखा कि मुझे ये छोटा वाला एंगल चाहिए, तो मैं यहाँ वही वाली प्रॉपर्टी लगा लेता हूँ। मैं क्या करूंगा, एच और 24 को ऐड करूंगा। सॉरी ये 21 है मेरे ख्याल से, हाँ। एच और 21 को जब मैं ऐड करूंगा, तो एच और 21 को ऐड करूंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, मुझे 49 मिलना चाहिए। तो मैंने लिख दिया एच प्लस 21 इज इक्वल टू 49। और फिर ये 21 ऐड हो रहा है, उसको वहां भेज दूंगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो एच की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 49 में से जब आप 21 माइनस करोगे तो यू विल गेट 28। ठीक है। 28 में मैंने 18 किया, 29 आ गया। और 29 में 28 किया तो 49। तो इसका मतलब है एच की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, एच की वैल्यू मेरे पास आ गई 28 डिग्रीज। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी जो है ना ये फर्स्ट प्रॉपर्टी ही है। बस इसको इस तरह ही याद कर लेना कि ये जो दो छोटे एंगल्स हैं इनको जब मैं ऐड करूंगा तो वो एंगल एट सरकमफेरेंस के बराबर होंगे। सही है। तो ये एंगल एट सरकमफेरेंस को सी बोल दिया मैंने, इसको ए और बी बोल दिया। यहाँ भी ऐसे ही किया था। एंगल एट सेंटर मुझे दिया हुआ था 98 डिग्रीज, तो आर्क ये रही, ये एंगल एट सेंटर है तो दिस विल बी एंगल एट सरकमफेरेंस। ये इसका हाफ हो जाएगा 49। और फिर मैंने देखा कि यार ये एच और ये 21 जब इन दोनों को ऐड करूंगा तो मुझे 49 मिलना चाहिए। सिंप्लीफाई किया, ऐड सब्ट्रैक्ट किया, तो मुझे मेरी वैल्यू मिल गई। एच की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, 28 डिग्रीज। अच्छा भाई, अब जरा दूसरी वाली प्रॉपर्टी भी देख लेते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन नंबर 2 है ये दूसरी वाली प्रॉपर्टी पे है। दूसरी वाली प्रॉपर्टी को भी हमने ये कहा था पहली प्रॉपर्टी है, ठीक है ना। ये अगर सेंटर है तो ये कितना हो जाएगा, ये एंगल हो जाएगा 180 डिग्रीज। ठीक है। ये 180 डिग्रीज हो जाएगा। तो आपको पता है कि अगर एंगल एट सेंटर 180 डिग्रीज है तो फिर ये एंगल एट सरकमफेरेंस जो है वो 90 हो जाएगा। सही है। तो ये बेसिकली हमारे पास दूसरी प्रॉपर्टी जिसको हम एंगल इन अ सेमी सर्कल कहते हैं, वो यही प्रॉपर्टी है, वो वन। ठीक है। अच्छा, एंगल इन अ सेमी सर्कल इसको कहते हैं, इसकी निशानी क्या है, जैसे इसकी सेंटर निशानी थी, सेंटर और सरकमफेरेंस इसकी निशानी थी। इसकी निशानी जो है ना वो डायमीटर है। अगर आपको डायमीटर नजर आ रहा है, अगर आपको अपनी फिगर में डायमीटर नजर आ रहा है, अच्छा डायमीटर नजर आएगा तो सेंटर भी नजर आना चाहिए। तो इसका मतलब ये हो गया कि अगर सेंटर आपको नजर आ रहा है अपनी फिगर में, तो प्रॉपर्टी 1 और 2 दोनों अप्लाई हो सकती है। सही है ना। लेकिन प्रॉपर्टी नंबर 1 के लिए इस वाले शेप को याद रखना, ए की तरह का जो शेप है। और ये डायमंड वाले शेप को याद रखना, ये डायमंड बोलो या क्वाड्रिलेटरल बोलो। ठीक है। अच्छा, अब प्रॉपर्टी नंबर 2 में क्या याद रखना है, प्रॉपर्टी नंबर 2 में डायमीटर को याद रखना है। अब ये है डायमीटर, और ये डायमीटर क्या कर रहा है, सेमी सर्कल में, सेमी सर्कल मतलब आधे सर्कल में एक ट्राइंगल बना रहा है। तो प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर डायमीटर जो है वो सेमी सर्कल में ट्राइंगल बना रहा है, तो डायमीटर के सामने वाला जो सरकमफेरेंस पे एंगल बन रहा होगा वो 90 डिग्री होगा। सही है। और मैंने आपको इस वाली प्रॉपर्टी से भी ये मैंने बता दिया, ये सेंटर है, ये सेंटर यहाँ पे जा रहा है सरकमफेरेंस में, मैंने यहाँ पे कलर किया, फिर मैंने यहाँ पे कलर किया। इसका मतलब है कि ये मेरी आर्क हो गई, समझो, ये मेरी पूरी आर्क हो गई। सही है ना। तो अब ये आर्क जो है वो सेंटर पे बना रही है एंगल 180 डिग्रीज का। तो अगर ये 180 बना रही है तो सरकमफेरेंस में इसका हाफ होगा तो 90 डिग्री हो गया। तो ये प्रॉपर्टी तुम दोनों तरीकों से याद कर सकते हो। अब ये कह रहा है मुझसे कि ये 40 है, ये 90 है, तो मुझे ए चाहिए। और तुम्हें पता है कि ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल के तीनों एंगल्स, इंटीरियर एंगल्स को ऐड करना है तो 180 आता है। 90 पहले से यहाँ मौजूद है, तो इसका मतलब है इन दोनों को भी ऐड करूंगा तो 90 आना चाहिए, तभी 180 होगा ना। तो ये 40 है तो ये कितना हो जाएगा, तो इसका मतलब है कि मैंने 90 में से 40 को माइनस कर दिया, तो ए की वैल्यू मेरे पास आ गई 50। ठीक है। अगर आपको थोड़ा लंबी वर्किंग करनी है तो आप पूरा लिखो 90 प्लस 40 प्लस ए इज इक्वल टू 180 डिग्रीज। और फिर 90 और 40 को ऐड करोगे तो 90 और 40 आपके पास आ जाएगा 130। 130 को दूसरी साइड पे भेजोगे तो वो 180 में से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। तो 180 माइनस 130 आपके पास ए की वैल्यू 50 आ जाएगी। आप उस तरीके से भी कर सकते हो, वरना ये है कि आपको लॉजिक समझ में ही आ गया, भाई ये 90 डिग्री तो है, हो गया ना पहले से।
अब बाकी दो जो है वो भी 90 होंगे तभी 180 आएगा, तो ये 40 है तो ये 50 हो जाएगा। अच्छा, सेकंड पार्ट में भी यही प्रॉपर्टी है, बिल्कुल इसी तरह लग रही है, ठीक है। मैंने पहले से ही सरकमफेरेंस पे जो एंगल था 90 डिग्री बना दिया, क्योंकि मुझे डायमीटर नजर आ गई। डायमीटर जो है वो सेमी सर्कल में ट्राइंगल बना रहा है, तो डायमीटर के सामने वाला एंगल जो है वो 90 डिग्री होगा। अब ये जो दो लाइंस दिखा रहा है ना, वो ये दो लाइंस, इस दो लाइंस का मतलब ये है कि ये दोनों लेंथ इक्वल है, ये दोनों लेंथ बिल्कुल इक्वल है। तो अगर ये दोनों लेंथ इक्वल है तो ये वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। अगर ये बी है तो ये भी क्या होगा, ये भी बी होगा। तो मैंने फिर वही दोबारा काम किया, मुझे पता है कि भाई अब ट्राइंगल है, ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 180 होता है। तो बी प्लस 90, तो बी प्लस बी कितना हो जाएगा, 2b। तो मैंने डायरेक्ट जो है वो यहाँ 2b लिख दिया इस तरह, और मैंने वो 2b में क्या ऐड किया, 90 ऐड किया। 2b प्लस 90 इज इक्वल्स टू कितना हो गया, ट्राइंगल के तीन एंगल्स हैं तो ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स का सम कितना होता है, 180। तो यहाँ 180 आ गया, 90 को वहां भेजूंगा, सब्ट्रैक्ट होगा तो 2b जो है वो 90 के बराबर हो गया, सही है। और फिर मुझे b की वैल्यू चाहिए, तो 2 को वहां भेजना पड़ेगा, 90 डिवाइड बाय 2 इज 45। तो b की वैल्यू मेरे पास कितनी आ गई, b की वैल्यू मेरे पास आ गई 45 डिग्री। तो ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट था। आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट भी बहुत आता है, ठीक है। अब इधर आ जाओ जल्दी से पार्ट सी में। पार्ट सी में क्या है, दोबारा मुझे डायमीटर नजर आ रही है। अब देखो ये डायमीटर है सारी, ठीक है। डायमीटर जो है वो क्या कर रहा है, सेमी सर्कल में ट्राइंगल बना रहा है, इसका मतलब है ये पूरा का पूरा जो है ये 90 डिग्री होने वाला है, सही है। अच्छा, उससे पहले मैंने एक चीज और नोटिस की कि यार ये जो ट्राइंगल है ना, इसकी तीनों साइड्स हैं बराबर। अब ऐसा ट्राइंगल जिसकी तीनों साइड्स इक्वल होती हैं उसको हम कहते हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल। और इक्विलेटरल ट्राइंगल का एक एंगल कितना होता है, देखो सम तो 180 होता है ना, और तुमने बोला तीनों साइड्स इक्वल, तो इसका मतलब तीनों एंगल्स इक्वल। तो मैंने 180 को 3 से डिवाइड कर दिया, तो मेरे पास आंसर आ गया 60। इसका मतलब है कि इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल जो है ना वो 60 डिग्री होता है। इक्विलेटरल ट्राइंगल का हर एंगल जो है वो कितना होता है, वो 60 डिग्रीज होता है। तो ये भी 60 हो गया, वो ये भी 60 हो गया। आइसोसेलेस की बात नहीं कर रहा है, आइसोसेलेस में तो आपके पास दो साइड्स बराबर होती है ना। इक्विलेटरल ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल होता है जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं। जब ऑल साइड्स इक्वल होंगी तो ऑल एंगल्स भी इक्वल होंगे। ऑल एंगल्स इक्वल मतलब टोटल होता है 180, तो 180 को 3 से डिवाइड किया, तो इसका मतलब है हर एंगल 60 डिग्री का होगा। ये भी 60 डिग्री होगा, ये भी 60 डिग्री होगा, और ये वाला भी 60 डिग्री होगा। तो अब मुझे जो है वो क्या करना है, सी की वैल्यू निकालनी है। मैं ये बड़े वाले ट्राइंगल को कंसिडर कर लेता हूँ। ये जरा बड़े ट्राइंगल को गौर से देखो, ये पूरा एंगल 90 डिग्री है, ये वाला 60 है, तो सी की वैल्यू कितनी होगी, सी की वैल्यू 30 डिग्री होगी, ठीक है ना। क्योंकि तुम्हें ऊपर वाले सवाल भी तो मैंने ऐसे ही करवाया था ना, ये भी हमने ऐसे ही किया था। हमने देखा ये 90 है, तो ये जो बाकी दो एंगल्स हैं इनको भी ऐड करूं तो जो है वो 90 आना चाहिए। एक 40 हो गया, तो जो आपका अगला पार्ट है वो 50 हो गया। तो यहाँ भी यही है, ये पूरा 90 हो गया, इसका मतलब है ये सी, और यहाँ जो भी एंगल है 60, इसको ऐड करूं तो 90 आना चाहिए। तो ये 60 है, 60 में और कितना ऐड करूंगा, मैं 30 ऐड करूंगा तो 90 आ जाएगा। तो सी की वैल्यू 30 आ गई मेरे पास, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आया तो आप उसी तरह कर लेना, c प्लस 90 प्लस 60 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर 90 और 60 को ऐड करोगे 150 आएगा, 150 को दूसरी साइड पे भेजना, 180 से सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, 30 आंसर आ जाएगा। इसको उस तरीके से भी कर सकते हो, ठीक है। अच्छा, ये कॉन्सेप्ट भी आई होप समझ में आ गया होगा कि ये तीनों साइड जो है बराबर हैं, इसका मतलब है ये इक्विलेटरल ट्राइंगल है। इक्विलेटरल ट्राइंगल के सारे एंगल्स जो है वो बराबर होते हैं, तो सब वो 60 डिग्री के होते हैं। ये भी 60, ये भी 60, और ये भी 60। आ जाओ डी पार्ट भी देख लेते हैं जल्दी से। डी पार्ट में उसने मुझे ये वाला एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। अच्छा, डायमीटर मुझे नजर आ रहा है, डायमीटर जो है ना वो मुझे नजर आ रहा है। चलो एक काम ये करते हैं, डायमीटर वाली प्रॉपर्टी से ही करते हैं इसको, सही है ना। अच्छा, अगर मैं इस वाले वो डायमीटर की बात करूं, मुझे दो डायमीटर नजर आ रहे हैं। अगर मैं ये वाले डायमीटर की बात करूं तो ये वाला एंगल पूरा 90 डिग्री होगा, सही है। और अगर मैं इस वाले डायमीटर की बात करूं, ये वाले की, तो ये पूरा 90 होगा। यानी एक काम करते हैं, इसको इस तरह कर लेते हैं, ये थोड़ा सा जो है ना कंफ्यूजिंग हो जाएगा, हम इसको आसान वाले तरीके से कर लेते हैं, चलो ठीक है। डायमीटर वाली प्रॉपर्टी से भी हो सकता है। हम एक काम करते हैं, हम ये देखते हैं कि यार ये सेंटर है और ये सरकमफेरेंस है, इसका मतलब है ये भी रेडियस, और ये सेंटर और ये सरकमफेरेंस, ये भी रेडियस। तो ये वाला जो ट्राइंगल आपको नजर आ रहा है, ये भी आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल का मतलब ये 30 है, तो ये भी कितना होगा, ये भी 30 होगा, है ना। आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया ना ये वाली साइड भी रेडियस, ये रेडियस है ना यहाँ से यहाँ तक, और यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस। तो इसका मतलब है ये ट्राइंगल ऐसा है जिसमें दो साइड्स बराबर है, तो ये आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। ये 30, ये 30 कितना होता है, 30 30 30 30 होता है 60।
तो इसका मतलब है ये वाला एंगल कितना होगा, 180 में से 60 को माइनस कर दो तो ये एंगल 120 हो जाएगा। तो मैंने ऐसे निकाल लिया ये, ठीक है। ये जो ट्राइंगल तुम्हें नजर आ रहा है ये है आइसोसेलेस ट्राइंगल। ये एंगल 30 डिग्रीज, ये एंगल भी 30 डिग्रीज, क्योंकि ये वाली साइड और ये वाली साइड बराबर है। ये भी रेडियस है और ये भी रेडियस है, दोनों बराबर हैं। तो ये 30 होगा तो ये भी 30 होगा। तो 30 और 30 कितने होते हैं, 60। और ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, 180 में से वो 60 को माइनस किया, 120 हो गया। अब तुम्हें ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है, ये स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है ना। स्ट्रेट लाइन कितना होता है, 180 होता है। अगर ये 120 है तो ये बाकी वाला एंगल कितना होगा, बाकी वाला एंगल 60 डिग्री हो गया, क्योंकि ये स्ट्रेट लाइन एंगल है। स्ट्रेट लाइन एंगल 180 डिग्रीज होता है। ये तो क्या स्ट्रेट लाइन नजर आ रही है तुम्हें, ये स्ट्रेट लाइन का मतलब है ये पूरा एंगल 180 होगा। अगर ये 120 है तो ये 60 हो गया। और अब मुझे ये डी फाइंड करना है, ये भी बहुत आसानी से हो जाएगा। ये भी रेडियस, ये भी रेडियस, तो इसका मतलब है ये भी डी तो ये भी डी। समझ रहे हो, देखो ये ओ है और ये सरकमफेरेंस, तो ये भी रेडियस, ये ओ है और ये सरकमफेरेंस, ये भी रेडियस। तो ये ट्राइंगल भी आइसोसेलेस नहीं बन गया। तो अगर ये डी होगा तो ये वाला भी डी हो गया और ये 60 हो गया। तो अब डी कैसे निकालूंगा, तो डी प्लस 60, ठीक है। ट्राइंगल के तीन एंगल्स हो गए, ये डी हो गया प्लस डी प्लस 60। और ये तीनों के तीनों एंगल्स किसके बराबर होंगे भाई, चूंकि ट्राइंगल के इंटीरियर एंगल्स हैं तो 180 होगा इनका सम। और डी प्लस डी कितना हो गया, 2d। मैं इसको 2d भी लिख रहा हूँ और मैं 60 को वहां भेज के माइनस भी कर रहा हूँ। तो जब मैं 60 को वहां भेज के माइनस करूंगा तो आंसर कितना आ जाएगा, 120 आ जाएगा। और फिर मैं जब डी को वहां, मुझे डी सब्जेक्ट चाहिए तो डी 60 आ जाएगा। तो देखो यहाँ भी जो है वो डी की वैल्यू 60 आ गई। और ये मैं डायमीटर वाली प्रॉपर्टी से करता तो भी जो है मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाता, उससे भी जो है मेरा आंसर डी आ जाता, उससे भी बहुत आसानी से हो जाता। डायमीटर के सामने वाला एंगल 90 डिग्री होता है, ये भी 90 होता, 30 है तो ऊपर का 60 हो जाता। और ये आइसोसेलेस ट्राइंगल था तो ये 60 तो ये भी 60 हो जाता, उससे भी डायरेक्ट आंसर आ जाता। ठीक है ना। मैं थोड़ा सा उस वाले तरीके से भी समझा देता हूँ ताकि अगर डायमीटर वाले से किसी ने किया है तो वो उसको भी वहां से क्लियर हो जाए। सही है, मैं डायमीटर वाले तरीके से भी तुम्हें समझा देता हूँ। क्या किया मैंने, मैंने देखा कि यार ये मेरा डायमीटर है ना, मैंने जरा डायमीटर को कलर करता हूँ, ये मेरा डायमीटर है। डायमीटर क्या कर रहा है, सेमी सर्कल में एक ट्राइंगल बना रहा है, ऐसे ही है ना। इस ट्राइंगल को जरा फोकस करो जो मैंने बनाया है। अगर ये डायमीटर है तो इसका मतलब है ये टोटल एंगल कितना होगा, ये 90 डिग्री होगा पूरा। ये 30 है तो ये वाला पार्ट कितना हो जाएगा, फिर ये 60 हो जाएगा। इसको यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। ये 30 है तो ये 60 हो जाएगा ना डेफिनेटली। और अभी हमने डिस्कस किया है कि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है, ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये 60 होगा तो ये भी 60 होगा, तो डी की वैल्यू देखो डायरेक्ट 60 आ गई। ये डायमीटर है, डायमीटर के सामने वाला एंगल जो सरकमफेरेंस पे होता है वो 90 डिग्री होता है, तो ये पूरा 90 हो गया। अब 90 में से इतना पार्ट 30 है तो बाकी पार्ट कितना होगा, 60 हो जाएगा। तो अगर ये 60 है तो ये भी 60 होगा, क्योंकि ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल है, ये मैं तुम्हें अब इस तरह मिटा के दिखाता हूँ। ये जो दूसरा वाला ट्राइंगल है ये भी हटा रहा हूँ 90, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ। ये जो ट्राइंगल है ये रेडियस, ये रेडियस और ये ट्राइंगल, तो ये इसका मतलब है ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। अगर ये 60 होगा तो डेफिनेटली डी की वैल्यू भी 60 होगी, क्योंकि ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है। ये वाली साइड रेडियस है, ये रेडियस है, तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल होंगे। तो रेडियस और रेडियस आइसोसेलेस ट्राइंगल वाला कॉन्सेप्ट जो है ना, ये भी काफी आता है सर्कल प्रॉपर्टी में। ठीक है, तो चारों पार्ट हमने ये भी कर लिए, जल्दी से ये वाला पार्ट भी कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के दो पार्ट्स करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी ब्रेक ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या करना है, क्वेश्चन नंबर 3 हमारी जो है वो प्रॉपर्टी अब यहाँ चेंज हो गई। ये प्रॉपर्टी कौन सी वाली है, ये एंगल इन द सेम सेगमेंट क्रॉस वाली प्रॉपर्टी है। ये देखो क्रॉस बनते हुए नजर आ रहे हैं तुम्हें, क्रॉस बन रहे हैं, पैरेलल लाइंस भी हैं। तो ये तो हमें बहुत आसान लग रहा है, ये तो बहुत आसान नहीं है। ये रेडियस, ये भी रेडियस, ओ से ए ये इधर तक सरकमफेरेंस है ना, तो ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। इसका मतलब है कि अगर ये दो रेडियस तो इनके सामने वाले एंगल्स भी इक्वल। अगर ये 50 है तो एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी, एक्स की वैल्यू भी 50 आ जाएगी। तो ये तो और आसान हो गया, इसमें मुझे प्रॉपर्टी भी नहीं लगानी पड़ी भाई, आइसोसेलेस सही हो गया। यहाँ पे लगानी पड़ेगी प्रॉपर्टी, क्योंकि देखो यहाँ इस यहाँ जो है क्रॉस बन रहा है। देखो अगर मैं देखूं गौर से तो यूं आ रहा है, एक टकरा के ऐसे जाके यूं आ रहा है, और फिर जो है वो यहाँ से जा रहा है, ऐसे टकरा रहा है और फिर यूं वापस आ रहा है। तो इस तरह की जो है ना वो प्रॉपर्टी ये बन रही है। तो अगर ये 100 है, ठीक है, तुम्हें ये एंगल 100 दिया हुआ है, ये वाला एंगल तुम्हें वाई दिया हुआ है। देखो अगर तुम इसको थोड़ा सा फोकस करो, बटरफ्लाई वाला काम करो, बटरफ्लाई के विंग्स बन रहे हैं ना, बैटमैन के विंग्स, बटरफ्लाई या क्रॉस ओवर्स,
ये आ रहा है टकरा के ऐसे वापस इधर आ रहा है, और फिर यहाँ से निकल के टकरा के ऐसे वापस आ रहा है। तो अगर ये 68 होगा डेफिनेटली, तो ये वाला एंगल क्या होगा, ये भी 68 होगा, क्योंकि एंगल इन द सेम सेगमेंट है, ये क्रॉस बन रहे हैं। ठीक है, दोबारा देखो जरा गौर से, ये एक कोना और ये दूसरा कोना, ये दो कोने हो गए। अब देखो यहाँ से एक लाइन आ रही है, सरकमफेरेंस पे टकराई और इस जगह पे आ गई, फिर इधर से ही एक लाइन गई, सरकमफेरेंस पे टकराई और वो उस जगह पे चली गई, मतलब स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट दोनों का सेम ही हो गया ना। ठीक है, तो ये क्रॉस बन रहा है, तो इसका मतलब है कि अगर ये 68 होगा तो डेफिनेटली ये भी 68 होगा। अब ये एक ट्राइंगल बनता हुआ नजर आ रहा है, ट्राइंगल में तीन एंगल्स तुम्हें दिए हुए हैं, पहला y, दूसरा 100 है और 68 है, तो y की वैल्यू निकल जाएगी यहाँ से, बिल्कुल निकल जाएगी, y प्लस 100 और प्लस 68। ठीक है, ये तीनों के तीनों एंगल्स को ऐड करूंगा, कितना आंसर आएगा, 180 आएगा। अब 100 और 68 को ऐड करूंगा तो 168 हो जाएगा, और 168 को जब वहां भेज के 180 में से सब्ट्रैक्ट करूंगा तो 180 माइनस 168 जो है ना, ये 12 डिग्रीज होता है। तो इसका मतलब है कि मेरे जो y की वैल्यू आ गई ना, ये आ गई 12 डिग्रीज। ठीक है, तो अभी तीन क्वेश्चंस कर लिए, सही है। अब मैं कोशिश करता हूँ कि बाकी भी जो है ना जल्दी से तुम्हें ब्रेक के बाद करवा दूँ इसी वीडियो में। कोशिश करता हूँ, वीडियो अगर लंबी हो गई होगी ना तो इसको दो पार्ट्स में अपलोड कर दूंगा, सही है। बाकी ये है कि भाई मैंने तो कोशिश की है अच्छी तरीके से समझाने की, अगर फिर भी कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी हो, तो लाजमी मुझे कमेंट में बताना कि सर ये वाला पार्ट नहीं समझ में आया, तो फिर मैं क्या करूंगा, इंशाल्लाह फिर इस पार्ट के और क्वेश्चन तुम्हारे साथ शेयर करूंगा।